नमस्कार साथियों, वाउचिंग टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और वाउचिंग की जो कंसेप्ट है, प्रोसीजर है और जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले वर्षों में किस तरीके से क्वेश्चन वाउचिंग से संबंधित पूछे गए। जैसे सबसे पहले 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, इन वाउचिंग एंड ऑडिटर वेरीफाई, ऑडिटर वाउचिंग के दौरान क्या वेरीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश 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 इज द बैकबोन ऑफ ऑडिट। 2011 जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा गया, फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन है। और इन वाउचिंग द ऑडिटर वेरीफाई अगेन जो है 2014 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वही रिपीट हुआ। और क्वेश्चन 4 वाउचिंग मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में पूछा गया। यानी अगर क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो वाउचिंग के कंसेप्ट और मीनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जो बिल्कुल जो कंसेप्ट और मीनिंग से हटके हो। ठीक है, तो हमें भी क्या करना होगा, हमारा जो फोकस है सबसे पहले उसके कंसेप्ट और मीनिंग को हमें समझना होगा और फिर हम बात प्रोसीजर की करेंगे और फिर उसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं कि वाउचिंग होती क्या है। देखो, वाउचिंग को हिंदी में कहते हैं प्रमाणन। अब प्रमाणन किसका करना, जो कि लेखा हुआ है उसका। यानी आपके व्यापार से संबंधित जो लेखा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, उनको हमें क्या करना है, उनकी प्रमाणिकता सिद्ध करनी है, उनकी सत्यता के बारे में हमें पता करना है और उनके अधिकार्य क्षेत्र के बारे में पता करना है। ये सारे काम जो आते हैं वो वाउचिंग के दौरान किए जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग की बात करें तो आपके व्यापार से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है, अगर हमने कोई नकद माल खरीदा है, नकद माल बेचा है, तो हम क्या करते हैं, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी जब भी ऐसी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनका हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मीमोज होते हैं। हम अगर उधार माल खरीदते हैं, उधार माल बेचते हैं तो हमारे पास इनवॉइसेज होती है। हम कोई पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, तो उस केस में हमारे पास रिसिप्ट रसीदें होती है। हम कोई अगर गुड्स खरीदा उसको रिटर्न करते हैं तो हमारा डेबिट नोट होगा, ऐसे क्रेडिट नोट होता है। और बैंक में अगर पैसा जमा कराते हैं तो पेइन स्लिप होती है। अगर चेक के माध्यम से अगर कुछ किया तो चेक हमारे पास होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए उनको सपोर्ट करते हैं। और उनके आधार पर हम क्या करते हैं, वाउचर बनाते हैं। जैसे हमने अकाउंटिंग में बात की, हम कैश वाउचर बनाते हैं और एक नॉन कैश वाउचर भी होता है। नॉन कैश वाउचर वो सारे वाउचर जो होते हैं जो कि जनरल के अंदर जो हम एंट्रीज करते हैं, हमें पता है वो सारी एंट्रीज जो होती है जनरल के थ्रू होती है, वो ट्रांसफर वाउचर के अंतर्गत आते हैं। और जो आपके कैश रिसिप्ट हुए और कैश पेमेंट हुए वो सारे वाउचर आपके केस से संबंधित होते हैं। अब इन वाउचर्स के आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग जो बुक्स है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यही करना है क्योंकि इन्हीं एंट्रीज के माध्यम से हम कहां तक पहुंचेंगे, फाइनल अकाउंट तक पहुंचेंगे। और हमारे बिजनेस का वहां पर फाइनल अकाउंट के अंतर्गत जो है प्रॉफिट और लॉस और जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में हमें पता लगेगा। और वो ही सही और उचित है या नहीं, इसी को तो हमें बताना है। और इसी को बताने के लिए हमें क्या करना होगा, लेवल 1 यानी स्टार्ट से ही ये ट्रांजैक्शन जैसे हमने रिकॉर्ड किए वहीं से आपका ऑडिटिंग काम स्टार्ट हो रहा है कि हमें क्या देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं वो पूर्ण रूप से प्रमाणिक और अधिकृत है या नहीं, है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये अपने व्यापार से संबंधित है कि नहीं। दूसरा हमें देखना है कि उनके पीछे प्रॉपर सपोर्टिंग यानी वाउचर्स बने हुए हैं कि नहीं, जो कि उस ट्रांजैक्शन को अधिकृत कर रहा हो, है ना, कि भाई हाँ ये ट्रांजैक्शन हमारे व्यापार संबंधित था और हमने ये कार्य किया। और साथ ही साथ हमें उसकी शुद्धता के बारे में पता करना होगा। यानी ये सारे आपको प्रूफ है, ये उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के प्रूफ है, ये शक्ति है आपके पास, जिसके आधार पर हम फाइनल अकाउंट तक पहुंचेंगे और वहां पर हम अपनी ओपिनियन, एक ऑडिटर जो अपनी ओपिनियन देगा। तो यानी देखिए आप वाउचर का कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर वाउचिंग अगर नहीं है, अगर हम ये सारी ट्रांजेक्शन्स को जो है हम उसकी शुद्धता, प्रामाणिकता को, अधिकृतता को हम अगर सत्यापित नहीं कर सकते हैं तो हम सीधे ही लाभ हानि और जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। और यदि ये ही अगर फेक है तो वो तो बिल्कुल टोटली क्या होगा, फेक होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाउचिंग जो है आपके ऑडिटिंग के दौरान। तो हमें ध्यान रखना होगा कि वाउचिंग के अंतर्गत हमें क्या करना है। हमें वाउचिंग के अंतर्गत जैसे यहां हाईलाइटेड किया हुआ है कि हम क्या करते हैं, लेखा पुस्तकों के रिकॉर्ड किए गए लेन देनों की सत्यता, उनकी प्रमाणिकता और पूर्णतता, इनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करता है। और फिर उसके बाद उसको प्रमाणित कर सकता है ऑडिटर कि यस ये जो ट्रांजैक्शन थे वो प्रॉपर वे में हैं और इनके आधार पर हम ओपिनियन बना सकते हैं।
तो ये जो कार्य वो किसका वो है, वाउचिंग का कार्य है। और वाउचिंग के उद्देश्य क्या होते हैं? वाउचिंग का उद्देश्य ये होता है कि जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम जानते हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री हम जानते हैं, सब्सिडरी बुक्स हम जानते हैं, फाइनल अकाउंट हम जानते हैं, तो जो रिकॉर्डिंग का काम हमने जहां पर किया है, रिकॉर्डिंग का काम जो भी हमने किया है, वहां पर वो जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं वो कुल मिलाकर जो लेन देन हुए उनकी प्रामाणिकता को जांच करना, ये वाउचिंग का काम हुआ। दूसरा, उनके सारे वाउचर्स है कि नहीं, लिखित प्रमाण है कि नहीं, ऐसा नहीं मौखिक नहीं, लिखित रिटर्न वाला है, प्रॉपर जो है हमारे पास सपोर्टिंग्स होने चाहिए, और उनकी पर्याप्तता, और दूसरा जो ट्रांजैक्शन है उनकी एडुकेसी, पर्याप्त रूप से उसके पास वाउचर्स होना चाहिए, है ना, जो उसको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हो, और साथ ही साथ उसकी विश्वसनीयता की जांच करते हो। ये सारे उद्देश्य जो होते हैं वो वाउचिंग के उद्देश्य होते हैं। अगर इसके कंसेप्ट अगर हमने सीख लिया, इसका मीनिंग समझ लिया, इसका कंसेप्ट देख लिया, तो 100% हम जो क्वेश्चन है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर हम सही उत्तर दे देंगे। इवन हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन का जवाब भी हम दे सकते हैं, क्योंकि एक और जो वाउचिंग है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑडिटर के लिए, ऑडिटिंग के लिए। अगर ये नहीं कर सकते, अगर हम वाउचिंग नहीं कर सकते, तो हम उसके आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर जो हमारी ओपिनियन होगी वो मिसलीड होगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया, इन वाउचिंग एंड ऑडिटर वेरीफाई क्या करता है? नंबर 1 इसने ऑप्शन दिया है, केवल लेन देनों के अधिकार के बारे में बताता है, केवल लेन देनों की प्रामाणिकता करता है, लेन देनों के ऑथराइजेशन और वेरिफिकेशन दोनों की बात करता है, या लेन देन की शुद्धता की जांच करता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात कह रहा है। 3 नंबर जो उत्तर है आपका वो सही होगा कि वो लेन देन की अधिकार और प्रामाणिकता दोनों की बात करता है। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 पे जाए, वो लिखा हुआ केवल लेन देनों की गणितीय शुद्धता। हमें पता होना चाहिए कि केवल लेन देन की गणितीय शुद्धता कौन सी जो चेकिंग के अंतर्गत आती है। रूटीन चेकिंग जो है आपको पता होना चाहिए, वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम रूटीन चेक करते हैं। और रूटीन चेकिंग है क्या? ये एग्जैक्टली वाउचिंग का एक पार्ट है, क्योंकि जब हम ये सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लेंगे, ट्रांजैक्शन की प्रामाणिकता को सिद्ध कर लेंगे, तो हम ट्रांजैक्शन से कहां बढ़ रहे हैं? हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से, सब्सिडरी बुक से बढ़ कहां रहे हैं? हम लेजर पोस्टिंग पे बढ़ रहे हैं। लेजर पोस्टिंग से हम कहां बढ़ रहे हैं? आगे हम कहां जा रहे हैं? ट्रायल बैलेंस पे जा रहे हैं। तो यानी जो बैलेंसेस निकाले गए हैं, जो कोजोड़ लगाई गई है, वो अर्थमेटिकल रूप से करेक्ट है कि नहीं गए, वही तो, ये भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रूटीन चेक जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो रूटीन चेक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग का ही पार्ट है, उसके अंतर्गत हम रूटीन चेकिंग करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो जो है उसकी गणितीय शुद्धता के बारे में पता करती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल इससे रिलेटेड ही है, वो भी आपका हो जाएगा, राइट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बोथ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा, वाउचिंग मीन्स व्हाट? तो ये पूछा गया विभिन्न संपत्तियों की जांच। क्या हम असेट्स के बारे में बात करते हैं यहां पर? क्या हम लेखांकन लेखों की आकस्मिक जांच, कोई सरप्राइज चेकिंग करते हैं क्या? प्राप्तियों का निरीक्षण, क्या इंस्पेक्शन करते हैं रिसिप्ट्स का? या एग्जामिनेशन ऑफ द वाउचर्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिकॉर्ड? बिल्कुल सटीक आंसर जो है आपका, एग्जामिनेशन करते हैं हम वाउचर्स का। जो वाउचर्स है वो वेरीफाई है नहीं है ना, वाउचर्स सही होने चाहिए। वाउचर के ऊपर पूरा जो है ये दामोदार टिका हुआ है पूरी वाउचिंग प्रोसेस का, है ना, उनकी प्रमाणों की हमें जांच करनी होती है। अब एक छोटा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि वाउचर से कैसे वेरीफाई करते हैं, ऑडिटर क्या क्या ध्यान रखेगा? देखिए, ऑडिटिंग हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ा, पर जनरली हम एनुअल ऑडिट की बात करें तो एनुअल ऑडिट के अंतर्गत जो व्यवसाय से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी क्या करता है, वो फाइलिंग करता है। जो भी रिकॉर्ड्स करता है, वाउचर होते हैं, जो उसके सोर्स डॉक्यूमेंट है उनकी फाइलिंग होती है, बिल्कुल सीरियल वाइज, डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। बिल्कुल जब ऑडिटर ऑडिटिंग कर रहा है तो उसको देखना चाहिए इस वाउचर के अंतर्गत, कोई पेमेंट का वाउचर है तो उस पेमेंट के वाउचर में देखना चाहिए कि प्रॉपर व्यक्ति जिसको पेमेंट किया जा रहा है वो किस कारण से पेमेंट किया जा रहा है। फिर दूसरा, उसको वेरीफाई कोई व्यक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर राशि जो है उसकी देखनी चाहिए, और फिर आपको देखना चाहिए कि वो ऑथराइजेशन जो है, इसका फाइनल ऑथराइजेशन कौन कर रहा है। ये सारे उस वाउचर्स को देखने के बाद अगर वो संतुष्ट हो जाए, देन वो उससे संबंधित जो व्यवहार है उसको वो क्या कर सकता है, परफेक्ट प्रमाणित कर सकता है। यस, इस व्यवहार से संबंधित मेरे पास क्या है, उपयुक्त जो है सोर्सेज हैं, प्रमाणक है, और मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं। तो ये सारी प्रोसीजर जो है वाउचर्स के संबंध में उसको वाउचिंग के अंतर्गत जो है ऑडिटर को ध्यान में रखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है कि डैश 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 इज द बैकबोन ऑफ द ऑडिट। ऑडिट की बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी माना जाता है वाउचिंग को, प्रमाणन को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम प्रमाणन के महत्व के बारे में जैसे बता ही दिया कि ये प्रमाणन जो है अंकेक्षण की एक आत्मा है, सार है,
और एक रीढ़ की हड्डी है। अगर प्रमाणन अगर नहीं किया जाए तो हम यह नहीं कह सकते कि जो हम ओपिनियन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, नहीं है, क्योंकि वो मिसलीड होगा, यह तय है। और कुछ हम नेक्स्ट इसकी प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के वाउचर होते हैं। हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के आधार पर वाउचर्स बनाते हैं। कुछ जो मूल वाउचर होते हैं और कुछ होते हैं गौण वाउचर। जो मूल होते हैं, जो ओरिजिनल वाउचर होते हैं, वो तो क्या है कि उस ट्रांजेक्शन को बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु कभी कभी होता है कि मूल वाउचर जो है, ओरिजिनल वाउचर हमारे पास नहीं है, तो उसके सपोर्टिंग जो वाउचर है वो हमारा वर्क जो है वो आगे प्रोसेस में बढ़ा सकते हैं और वाउचिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर से कुछ बात की गई कि भाई अब हम वाउचिंग करें तो वाउचिंग कैसे की जाए। जैसे सबसे पहले हम बात करें ओरिजिनल एंट्री की वाउचिंग करनी, जहां पर केस पेमेंट और केस इश्यूड की बात करते हैं। केस पेमेंट कहां कहां हुआ, किन किन टारगेट से हुआ, केस इश्यूड हुई तो वो कहां कहां से हुई और उनके सपोर्टिंग्स क्या क्या हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हमने कोई सैलरी पेड की, तो सैलरी पेड के संबंध में क्या होगा, बिल्कुल आपका रजिस्टर मेंटेन होगा और एम्प्लॉयज के नाम लिखे होंगे और उनका कितना क्या वेतन है, क्या है, वो सारी जानकारी उसके अंतर्गत सैलरी शीट होती है, पूरी बनी हुई होती है। उसके आधार पर हम पेमेंट करते हैं, तो वो हमारे पास सैलरी शीट एक वाउचर बन जाएगा। वही एक अपना आधार है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सैलरी का भुगतान कर सकते हैं। फिर जैसे ये हो गई ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री की बात करें। अब सब्सिडरी बुक में हम चले, हम परचेज बुक की बात करें, सेल्स बुक की बात करें, ऐसे हम परचेज रिटर्न बुक की बात करें, सेल्स रिटर्न बुक की बात करें, बिल्स पेबल, बिल्स रिसेबल, है ना। ये सारे क्या बुक्स का, हर एक बुक का क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, उसको वाउचिंग करते हैं, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन उसमें आपने रिकॉर्ड किया है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ऐसे फिर हम जर्नल की भी करते हैं, जर्नल की वाउचिंग होती है। जर्नल में वाउचिंग कैसे करोगे आप, जैसे ओरिजिनल एंट्री ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री जर्नल के माध्यम से होती है, ट्रांसफर एंट्रीज होती है, और है ना। तो वो सारी जो एंट्रीज है जो जर्नल के अंतर्गत होती है, उन सारी जर्नल एंट्रीज का भी हमें क्या करना होगा, वाउचिंग करनी होगी। इन सबको करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है। तो वो ये सारी प्रोसीजर जो है वो किसका पार्ट है, वाउचिंग का। आगे की जो क्रिया है वो सारी वाउचिंग की क्रिया है। जैसे ही हम फाइनल असेट्स और लायबिलिटी पर पहुंच जाएंगे तो वो बिल्कुल वेरिफिकेशन का पार्ट हो जाएगा, वो अलग पार्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा है जिसमें इसके अंदर बता रखा है, जैसे उधार क्रय किया, है ना, क्रय वापसी की, उधार विक्रय किया, प्रेषण पर माल भेजा गया आदि, इन सब का हमें क्या करना होगा। इनके सब क्या होते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे हम बात करें उधार जो है सेल किया है, रिटर्न हुआ है, तो हमारे पास ऑर्डर रिसीट बुक होना चाहिए, गुड्स आउटवर्ड बुक्स होनी चाहिए, हमारे पास सेल्स बुक होनी चाहिए। ऐसे परचेज के केस में हमें ध्यान रखना होगा, इनवॉइसेस होने चाहिए, क्रेडिट नोट होना चाहिए, माल हमने प्राप्त किया उसकी बुक होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे हमारे जो अप्राप्त परिसंपत्तियां से होता है, अप्राप्त परिसंपत्तियां से कुछ असेट होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज हम करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू जो है, एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे क्या है, ऐसी संपत्तियां होती है जिनको हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। और इसे एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं, हम जानते हैं कि ये हम जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वो आपका एक पार्ट तो बिल्कुल ट्रेडिंग और P&L के अंतर्गत, तो दूसरा पार्ट जो होता है वो कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट के अंतर्गत जाता है। तो उनका प्रॉपर हमने P&L अकाउंट से एडजस्टमेंट कर दिया है या नहीं कर दिया, उसको भी जो है ऑडिटर को चेक करना होता है ना। ये सारी चीजें हमें ध्यान देने योग्य है। जैसे अब इसमें बताया गया कि कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो ऑडिटर को देखना होगा उस कंटिंजेंट लायबिलिटी के संबंध में। जैसे कोई मुकदमा चल रहा है, वो हो सकता है अपने पक्ष में भी और नहीं भी हो, ठीक है, उसका पेमेंट करना पड़े, रिसीप्ट, वो सारी बातें हैं। तो मुकदमा भी एक क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का उस व्यवसायी ने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया है, हम जानते हैं। उसको एक नोट के रूप में लिखा जाता है, तो क्या उसने उसको नोट के रूप में रखा गया कि नहीं लिखा गया, ऐसा तो नहीं है उसको बिल्कुल अपनी लायबिलिटी मान लिया, ऐसा तो नहीं है उसने कंटिंजेंट एसेट मान लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, एक वाउचिंग का पार्ट होती है, और उसे ही जो ऑडिटर होता है उसको हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, हर एक ट्रांजैक्शन जो उसने किए उसको ध्यान में रखते हुए उनको वहां तक पहुंचना होता है। तो एक वाउचिंग जो होती है, एक सम अप वे में अगर मैं बात कहूं तो सीधी सी बात यही कहेंगे कि व्यापार से संबंधित जो भी लेन देन हुए हैं, उन लेन देनों की प्रमाणिकता, उनकी शुद्धता, उनकी पूर्णता, उनकी अधिकृतता, ये सब जांचना जो है किसके अंतर्गत आता है, वाउचिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस की जो पूछे जा सकते हैं, तो उससे और आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन कौन सा सत्य है कि अंकेक्षण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है। भाई अंकेक्षण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी नहीं है, जबकि प्रमाणन जो है वो अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, यानी बी जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इससे संबंधित जो भी कथन हो सकते हैं वो आपको पता भी होना चाहिए।
जैसे प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, सही है, बिल्कुल सही बात है। प्रमाणन अंकेक्षक की आत्मा है, यह भी एक कोटेशन है, यह भी ध्यान रखिए, यह भी एक कथन है, यह भी सही है। प्रमाणन अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी है, यह भी एक कथन है। तो ये सारे कथन जो है वो सही हैं और ये कथन पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन करते समय अंकेक्षण को ध्यान में रखना चाहिए। जब वो रोकड़ बही की प्राप्ति की बात कर रहा है तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए, यह हमें पता होना चाहिए। जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि रसीद देने की व्यवस्था किस तरीके की है, वो देखनी चाहिए। बिल्कुल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वेरी गुड। ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है, देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और वाउचिंग का क्या रिलेशन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जहां पर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो निश्चित तौर पर वहां पर जो है वाउचिंग जो है आप इजीली कर पाओगे, परंतु जहां पर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो वहां पर बहुत सावधानी से ऑडिटर को चलना चाहिए और ऑडिटर स्टाफ को बिल्कुल सावधानी से हर एक लेन देनों से संबंधित जो सपोर्टिंग से जो वाउचर्स है उनको देखना चाहिए और उसी के आधार पर जो है वो अपने आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। और तीसरा है बैंक से रोकड़ जमा करने की पद्धति, यानी जो तीनों ही ऑप्शन है वो सही है, सभी व्यवस्था को देखते हुए आपको करना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। प्रमाणन में जांच की जाती है, किसकी जांच की जाती है, ये एक क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की करते हैं या बैलेंस शीट की करते हैं या अंतिम लेखा पुस्तकों की करते हैं, उपयुक्त सभी की करते हैं। देखो हम अगर यहां बात करते हैं तो प्रमाणन में जांच मोस्टली हम क्या करते हैं, जो प्रारंभिक बुक्स है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज आती है और असेट्स और लायबिलिटी का हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ये जो है वाउचिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वेरिफिकेशन की आती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्रमाणन जो किया जाता है, जो मुख्य लेन देन है, जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज में जो एंट्रीज की हैं उन सब की हम जो लेन देन है उन सब की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। प्रमाणन संबंधित होने चाहिए, जो प्रमाणक है, जो वाउचर से किससे संबंधित होने चाहिए, क्या वो गत वर्ष से संबंधित होने चाहिए, क्या चालू वर्ष से संबंधित होने चाहिए, अंकेक्षण अवधि से संबंधित होने चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि जिस वर्ष के हम ऑडिट कर रहे हैं उस अंकेक्षण अवधि से संबंधित आपके जो है वाउचर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल पुराना आपके पास वाउचर है और ऑडिट कर रहे हो आप 2 साल बाद की और उसके संबंध में वो उसने व्यापारी ने जो है वाउचर लगा रखा है, तो आप उसको बिल्कुल निश्चित तौर पर पकड़ना होगा आपको और उसको सचेत करना होगा इस बारे में कि भैया ये जो है वो इस अंकेक्षण अवधि के नहीं, ये पुराने वाले हैं, तो इनको आप हटाइए और नए वाले जो है इस अवधि से संबंधित वो लेके आए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, लेखे प्रमाणक के बिना किए जा सकते हैं। क्या जो लेखे हैं वो प्रमाणक वाउचर के बिना किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं किए जा सकते हैं। लेखों का प्रमाणन से मिलान आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है। और कोई भी प्रविष्टि ऐसी ना हो जिसके लिए प्रमाणक ना हो और ऐसा कोई प्रमाणक ना हो जिसकी प्रविष्टि नहीं हो, यह बिल्कुल सही बात है कि भाई हर एक एंट्री के पीछे वाउचर होना चाहिए और हर एक वाउचर के आधार पर जो है एंट्री होनी चाहिए। तो यानी जो तीसरा उत्तर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका जो स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यह चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ओके, कंप्लीट हो गए। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम आगे की जो हम बात करेंगे नई क्लास के अंदर वेरिफिकेशन की बात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।